नीलकुसुम एक्सप्रेस का रहस्य। अध्याय 1। चारबाग की वो आखिरी घंटी। लखनऊ का चारबाग स्टेशन अपनी नवाबी वास्तुकला के लिए मशहूर है, लेकिन रात के 11:30 बजे वहाँ की रौनक एक अजीब सी खामोशी में बदल चुकी थी। समीर अपनी कंपनी के काम से दिल्ली जा रहा था। उसे आखिरी वक्त पर एक स्पेशल ट्रेन नीलकुसुम एक्सप्रेस में टिकट मिली थी। अजीब बात यह थी कि इस ट्रेन का जिक्र न तो रेलवे की मुख्य वेबसाइट पर था, न ही पूछताछ काउंटर के डिजिटल बोर्ड पर। साहब, इस गाड़ी में मत जाइए, एक बूढ़े कुली ने समीर का सामान रखते हुए फुसफुसाकर कहा। उसकी आंखें डरी हुई थीं। समीर ने हंसते हुए कहा, क्यों चाचा, क्या ये पुरानी हो गई है? कुली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना मेहनताना लिया और लगभग दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म से ओझल हो गया। समीर अपने कोच B4 में चढ़ा। कोच अंदर से बेहद आलीशान था। मखमली नीली सीटें, पीली मंद रोशनी और पुराने जमाने के महोगनी लकड़ी के पैनल। लेकिन एक चीज खटक रही थी, ठंड। बाहर लखनऊ की उमस भरी गर्मी थी, लेकिन कोच के अंदर की हवा हड्डियों को जमा देने वाली थी। अध्याय 2। सहयात्री या परछाइयां। समीर की बर्थ नंबर 24 थी। उसके सामने वाली बर्थ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, जो लगातार एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। उसकी त्वचा कागज की तरह सफेद और झुर्रियों वाली थी। ऊपरी बर्थ पर एक छोटी बच्ची बैठी थी, जिसके हाथ में एक बिना सिर वाली गुड़िया थी। ट्रेन ने एक लंबी, दर्दनाक चीख जैसी सीटी मारी और रेंगना शुरू किया। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा, खिड़की के बाहर का नजारा बदल गया। शहर की रोशनियों के बजाय वहां सिर्फ गहरा, गाढ़ा काला कोहरा था। आप दिल्ली जा रहे हैं? समीर ने सन्नाटा तोड़ने के लिए बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने किताब से नजरें नहीं हटाईं, बस धीमी आवाज में कहा, हम सब वहीं जा रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आता, बस स्टेशन का नाम बदल जाता है। समीर को लगा शायद वो थोड़े विक्षिप्त हैं। उसने सोने की कोशिश की। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि ऊपर वाली बर्थ पर बैठी बच्ची नीचे झुककर उसे देख रही थी। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। समीर की चीख गले में ही फंस गई। उसने झटके से कंबल ओढ़ा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। करीब 1 घंटे बाद उसे लगा कि ट्रेन रुक गई है। अध्याय 3। स्टेशन जो मानचित्र पर नहीं था। समीर ने खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर एक छोटा सा स्टेशन था। पीले बोर्ड पर काले अक्षरों में लिखा था, परलोक जंक्शन। प्लेटफॉर्म पर कोई इंसान नहीं था, बस हजारों की तादाद में खाली जूतों की जोड़ियां रखी हुई थीं। तभी कोच का दरवाजा खुला। एक टीटी ऑफ TTE अंदर आया। उसने काला कोट पहना था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। टोपी के नीचे सिर्फ अंधेरा था। उसने समीर के पास आकर हाथ बढ़ाया। टिकट? समीर ने कांपते हाथों से टिकट थमाया। टीटी ने उसे देखा और एक कर्कश आवाज में बोला, यह टिकट तो जिंदा लोगों की है। आप गलत गाड़ी में आ गए हैं मिस्टर समीर। पूरा कोच अचानक हिलने लगा। लाइटें टिमटिमाने लगीं। बुजुर्ग व्यक्ति और वो बच्ची अचानक गायब हो गए। समीर ने देखा कि उसकी खिड़की के कांच पर बाहर से अनगिनत हाथ थपथपा रहे थे। चीखें, जो पहले धीमी थीं, अब कान फाड़ देने वाली हो गई थीं। भाग 2। मौत का सफर और अंतिम स्टेशन। अध्याय 4। समय का चक्रव्यूह। समीर अपनी बर्थ से उठकर भागने लगा। वह B4 से B3 की ओर गया, फिर B2। लेकिन वो जिस भी दरवाजे को पार करता, वो वापस B4 में ही पहुंच जाता। ये एक अंतहीन लूप था। तभी उसे ट्रेन के टॉयलेट के पास वही बुजुर्ग व्यक्ति मिला, लेकिन अब उनका शरीर गल रहा था। बेटा, बुजुर्ग ने कहा, यह ट्रेन लखनऊ और दिल्ली के बीच के उस शून्य में चलती है जहां वे लोग जाते हैं जिनकी मौत ट्रेन हादसों में हुई हो और जिन्हें मोक्ष न मिला हो। आज से 40 साल पहले इसी तारीख को एक ट्रेन पटरी से उतरी थी, नीलकुसुम एक्सप्रेस। समीर का सिर चकराने लगा। लेकिन मैं तो जिंदा हूं, मैं यहां कैसे? बुजुर्ग ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, याद करो समीर, जब तुम स्टेशन आ रहे थे, तुम्हारी टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ था। क्या तुम वाकई ट्रेन में चढ़े थे या सिर्फ तुम्हारी रूह यहां खींची चली आई? अध्याय 5। यादों का झरोखा। समीर को अचानक सब याद आने लगा। लखनऊ की उस तंग गली में एक ट्रक ने उसकी टैक्सी को टक्कर मारी थी। उसे याद आया कि कैसे वो कांच के टुकड़ों के बीच पड़ा था। लेकिन फिर वो यहां कैसे पहुंचा? उसने अपनी जेब टटोली। उसकी जेब में उसका मोबाइल था, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। उसने उसे ऑन करने की कोशिश की,
जैसे ही सिग्नल आया, उस पर 50 मिस कॉल और उसकी माँ के मैसेज आए। मैसेज: समीर कहाँ हो? पुलिस का फोन आया है कि तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। जवाब दो। समीर की आंखों में आंसू आ गए। वो मरा नहीं था, वो कोमा में था, या उसकी आत्मा मौत और जिंदगी के बीच लटकी थी। ये ट्रेन उसे उस पार ले जा रही थी। अध्याय 6: मौत से लुका छिपी। ट्रेन की रफ्तार अब बेतहाशा बढ़ गई थी। कोच की दीवारें अब लकड़ी की नहीं बल्कि मांस और हड्डियों की बनी लग रही थीं। इंजन की सीटी अब किसी जानवर के गुर्राने जैसी सुनाई दे रही थी। समीर को समझ आ गया कि अगर वो अगले स्टेशन जो पुरानी दिल्ली का साया था पर उतर गया तो वो कभी वापस नहीं जा पाएगा। उसे इस चलती ट्रेन से कूदना होगा। वो आपातकालीन खिड़की, इमरजेंसी विंडो के पास पहुंचा। बाहर काले कोहरे में उसे अपनी माँ का चेहरा दिखाई दिया जो उसे पुकार रही थी। टीटी और वे परछाइयां उसकी ओर बढ़ने लगीं। तुम कहीं नहीं जा सकते समीर, तुम्हारा टिकट कंफर्म हो चुका है, टीटी चिल्लाया। उसके हाथ अब लंबे और नुकीले नाखूनों में बदल चुके थे। अध्याय 7: वापसी की छलांग। समीर ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और खिड़की का कांच तोड़ दिया। जैसे ही वो कूदने वाला था, उस बच्ची ने उसका पैर पकड़ लिया। मेरे साथ खेलो ना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। समीर ने चीखते हुए उसे धक्का दिया और अंधेरे में छलांग लगा दी। उसे लगा कि वो हजारों मील गहरी खाई में गिर रहा है। उसके कान फटने लगे और उसकी आंखों के सामने सफेद रोशनी छा गई। उपसंहार: अस्पताल का कमरा। डॉक्टर! इसके हाथ हिले। समीर ने धीरे से आंखें खोलीं। वो दिल्ली के एक अस्पताल के आईसीयू में था। उसकी माँ उसके पास बैठी रो रही थी। बेटा, तुम 3 दिन से कोमा में थे, माँ ने सिसकते हुए कहा। समीर बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गला सूख गया था। उसने धीरे से अपने हाथ की ओर देखा। उसके हाथ में अभी भी नीले रंग का एक पुराना रेल टिकट था, जिस पर लिखा था नीलकुसुम एक्सप्रेस, लखनऊ से अनंत तक। समीर ने खिड़की के बाहर देखा। दूर रेलवे ट्रैक पर एक काली ट्रेन गुजर रही थी, जिसकी लाइटें नीली थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, ये जानते हुए कि उस ट्रेन का सफर कभी खत्म नहीं होता। भाग 3: टिकट टू हेल, वापसी का बुलावा। अध्याय 8: वह तीसरी रात। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर समीर दिल्ली के अपने फ्लैट में वापस आ गया था। उसे लगा कि वो बुरा सपना खत्म हो गया है, लेकिन तीसरे दिन की रात को ठीक 11:30 बजे, ट्रेन का समय, उसके कमरे का तापमान अचानक गिर गया। समीर सो रहा था, तभी उसे अपने कान के पास वही कर्कश आवाज सुनाई दी, तारांकन टिकट, अपनी टिकट दिखाओ मुसाफिर। समीर झटके से उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसके बेडरूम के फर्श पर गीले जूतों के निशान बने हुए थे जो सीधे उसकी अलमारी की ओर जा रहे थे। जब उसने अलमारी खोली तो उसके होश उड़ गए। उसके कपड़ों के बीच वही बिना सिर वाली गुड़िया रखी थी जिसे उसने ट्रेन में उस बच्ची के हाथ में देखा था। गुड़िया के धड़ से एक आवाज आई, तुम उतर तो गए, पर तुम्हारा सामान अभी भी हमारे पास है। अध्याय 9: दिल्ली का भूतिया प्लेटफॉर्म। समीर को समझ आ गया कि वो अभी भी खतरे में है। उसने वो नीला टिकट जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस की तीली जलते ही बुझ जाती। टिकट को आग नहीं छू पा रही थी। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। वो एक रेलवे अलर्ट था। अलर्ट: ट्रेन नंबर 0000 नीलकुसुम एक्सप्रेस दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर पहुंच रही है। समीर का खून जम गया। दिल्ली जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 13 अस्तित्व में ही नहीं है। वो किसी अनजान शक्ति के खिंचाव में घर से बाहर निकला और एक टैक्सी पकड़कर पुरानी दिल्ली स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर हजारों की भीड़ थी, लेकिन जैसे ही समीर अंदर बढ़ा, लोग धीरे धीरे धुंधले होने लगे। शोर गायब हो गया और एक भारी सन्नाटा छा गया। वह चलते चलते प्लेटफॉर्म 12 के अंत तक पहुंचा, जहां एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग के ऊपर एक पुराना जंग लगा बोर्ड लटका था, 13। अध्याय 10: रूहों का सौदागर। प्लेटफॉर्म 13 पर वही नीली रोशनी वाली ट्रेन खड़ी थी। इंजन से काला धुआं नहीं, बल्कि इंसानी चीखों जैसा शोर निकल रहा था। समीर ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर वही टीटी खड़ा था। उसने अपनी टोपी उतारी। टोपी के नीचे चेहरा नहीं था, बस एक जलता हुआ कोयला जैसी आंख थी। समीर, टीटी ने कहा, तुमने नियम तोड़ा। तुम ट्रेन से कूदे, लेकिन तुमने अपनी परछाई अंदर ही छोड़ दी। बिना परछाई का इंसान इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। समीर ने नीचे देखा। स्टेशन की तेज रोशनी के बावजूद
फर्श पर उसकी कोई परछाई नहीं बन रही थी। वो एक जिंदा लाश की तरह बनता जा रहा था। मुझे मेरी परछाई वापस चाहिए, समीर चिल्लाया। तो अंदर आओ, टीटी ने हाथ फैलाया। इंजन रूम में जाकर अपनी परछाई को उस आग से निकाल लो जो इस ट्रेन को चलाती है। पर याद रहे, अगर आग ने तुम्हें छू लिया तो तुम हमेशा के लिए इस ट्रेन का कोयला बन जाओगे। भाग 4, अंतिम फैसला। अध्याय 11, जलती हुई रूहें। समीर ट्रेन के अंदर घुसा। कोच अब और भी भयानक थे। सीटों पर लोग नहीं, बल्कि कंकाल बैठे थे जो अखबार पढ़ रहे थे। जैसे ही वो इंजन की तरफ बढ़ा, हवा भारी होती गई। इंजन रूम का दरवाजा खुला तो समीर की चीख निकल गई। ट्रेन का कोयला डिब्बा, फर्नेस, असल में जलती हुई रूहों से भरा था। वहीं आग की लपटों के बीच उसे अपनी परछाई दिखाई दी जो दीवारों पर तड़प रही थी। वही बुजुर्ग व्यक्ति वहां खड़ा था। उसने कहा, समीर, ये ट्रेन उन यादों और पछतावे से चलती है जिन्हें लोग छोड़ नहीं पाते। अपनी परछाई को बचाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय याद की बलि देनी होगी। समीर के सामने उसकी माँ का चेहरा आया। उसकी सबसे प्यारी याद। क्या वो अपनी माँ की यादों को भूलकर खुद को बचाएगा? अध्याय 12, बलिदान और मुक्ति। समीर ने अपनी आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि अगर वो अपनी यादें दे देता है तो वो बच तो जाएगा, पर अपनी माँ को कभी पहचान नहीं पाएगा। उसने एक दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी जेब से वो नीला टिकट निकाला। ये टिकट मेरा नहीं है, यह इस ट्रेन का हिस्सा है। उसने चिल्लाकर वो टिकट सीधे इंजन की आग में फेंक दिया। जैसे ही टिकट आग में गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रेन की नीली रोशनी लाल होने लगी। ट्रेन के डिब्बे शीशे की तरह टूटने लगे। टीटी और वे रूहें धुएं में बदलने लगीं। अध्याय 13, सुबह का उजाला। समीर को लगा जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया हो। जब उसकी आंख खुली तो वो दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक बेंच पर लेटा था। सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। कुली और मुसाफिरों की भीड़ का शोर चारों तरफ था। उसने डरते डरते नीचे फर्श पर देखा। उसकी परछाई उसके साथ थी। वो खुशी से रोने लगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। टिकट गायब था। उसने राहत की सांस ली और स्टेशन से बाहर निकलने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई। दी स्टेशन के लाउडस्पीकर पर घोषणा हो रही थी, ध्यान दे, लखनऊ से आने वाली नीलकुसुम एक्सप्रेस के सभी यात्रियों से निवेदन है कि वे अपनी शिकायत दर्ज कराएं क्योंकि ट्रेन का कोच नंबर B4 रास्ते में गायब पाया गया है। समीर जम गया। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई पटरी थी जिस पर दशकों से कोई गाड़ी नहीं चली थी। समीर ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया किया और कभी पीछे मुड़कर न देखने की कसम खाई। पर जैसे ही वो टैक्सी में बैठा, उसने देखा कि टैक्सी के पीछे वाले कांच पर एक छोटा सा धूल भरा हाथ का निशान था। वही बच्ची की गुड़िया के हाथ का निशान। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था।